हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एस वाई अकेडमी। इस वीडियो में बेसिकली हम नॉन अलाइन मूवमेंट के बारे में बात करेंगे और टॉपिक का नाम है चैलेंजेस टू बाइपोलैरिटी। पोलैरिटी मतलब दो पोल्स दुनिया के, और सिंस बाइपोलैरिटी मतलब दो पोल्स दुनिया के, क्योंकि बायोपोलैरिटी है। एक था उसमें यूएसए, दूसरा था यूएसएसआर। एक था कैपिटलिज्म, दूसरा था कम्युनिज्म, है ना। ऐसे आप डिफाइन कर सकते हो। So we have already seen how the Cold War tended to divide the world into two rival alliances. तो हमने ऑलरेडी कोल्ड वॉर के नेगेटिव सिग्निफिकेंस देख लिया कि दो पार्ट्स में दुनिया को डिवाइड करा, या तो इसे ज्वाइन करो या उसे। और जब आप एक पार्ट को जो ज्वाइन करते हो तो दूसरे के दुश्मन बन जाते हो, विदाउट एनी से, है ना। सही तो नहीं है बात। इट वॉज इन दिस कंटेक्स्ट दैट नॉन अलाइनमेंट ऑफर्स द न्यूली डीकोलोनाइज्ड कंट्रीज ऑफ एशिया, अफ्रीका, लैटिन अमेरिका थर्ड ऑप्शन नॉट टू ज्वाइन ईदर अलायंस। ठीक है। तो यहीं पे नॉन अलाइनमेंट जो था वो बहुत ही इंपॉर्टेंट था। वो कहता था कि आपको कुछ भी ज्वाइन करने की जरूरत नहीं है, आप अकेले रह सकते हो। नए नए कंट्रीज इंडिपेंडेंट हो रहे थे इस टाइम में। आफ्टर वर्ल्ड वॉर टू काफी सारे कंट्रीज इंडिपेंडेंट हुए, क्योंकि डेमोक्रेसी की वेव चल रही थी, डीकोलोनाइजेशन का प्रिंसिपल चल रहा था। और यूएसए भी चाहता था कि कंट्रीज जल्दी से डीकोलोनाइज करें, अदरवाइज डीकोलोनाइज नहीं करेंगे तो क्या होगा, वहां पे कम्युनिज्म फैलने के चांसेस हैं। ठीक है। तो काफी सारे कंट्रीज आपको दिखेगा कि आजाद हुए, एशिया, अफ्रीका और लैटिन अमेरिका में। इनके पास तीसरा ऑप्शन कौन सा है कि आप किसी को ज्वाइन मत करो। ठीक है। अदरवाइज तो ऑप्शन दो थे जो आपको पता है, यूएसएसआर को ज्वाइन करो या यूएसए को ज्वाइन करो। रूट्स ऑफ नैम वेंट बैक टू द फ्रेंडशिप बिटवीन थ्री लीडर्स। युगोस्लाविया के जोसेफ ब्रॉस टीटो, इंडिया के जवाहरलाल नेहरू, इजिप्ट के लीडर जमाल अब्दुल नासिर, एंड हेल्ड अ मीटिंग इन 1956। हम पांचों फाउंडिंग फादर्स के बारे में पढ़ चुके हैं। उनमें से तीन की फ्रेंडशिप काफी अच्छी थी। ठीक है, नासिर, टीटू और नेहरू की। Indonesia, Sukarno, and Ghana's Kwame Nkrumah strongly supported them. These five leaders came to be known as the five founders of non-aligned movement. The first non-aligned movement was held in Belgrade. कहाँ पर है बेलग्रेड? कमेंट सेक्शन में लिखो। इन 1961 उस टाइम में कहाँ था बेलग्रेड, और आज कहाँ पर है बेलग्रेड, ये दोनों चीजें लिखो। ठीक है, उस टाइम में अलग कंट्री में था, आज अलग कंट्री में। दिस वॉज द कल्मिनेशन ऑफ एटलीस्ट थ्री फैक्टर्स। तो नॉन अलाइन मूवमेंट क्यों बना, इसके तीन फैक्टर्स हैं। एक तो कोऑपरेशन अमंग दीज फाइव कंट्रीज, एक तो ये रहेगा। ठीक है, ये चीज है। ठीक है। तो नॉन अलाइन समिट में जो तीन मेन फैक्टर्स हैं वो ये हैं आपके, जो मिलके साथ आए। ग्रोइंग कोल्ड वॉर टेंशन एंड वाइडनिंग एरेनास। तो कोल्ड वॉर की टेंशन बढ़े जा रही थी, जरूरी था कि कुछ ना कुछ तीसरा पक्ष निकले। The dramatic entry of many new decolonized African countries into the international arena. By 1960, there were 60 new African members in the UN. एकदम से आजाद हुए थे दोस्तों ये। अब अफ्रीका का जो डीकोलोनाइजेशन है वो मैं सेपरेटली बढ़ाऊंगा, पर ये समझिए कि वो बड़ी जल्दी एकदम से आजाद हुए थे ये कंट्रीज। और इंडिया, श्रीलंका, ये सब कंट्रीज तो हुए थे तो कुछ टाइम पहले पाकिस्तान भी। The first summit was attended by 25 member states दोस्तों। Over the years, the membership of NAM has expanded. तो NAM की membership अब काफी बढ़ी है। The latest meeting of NAM happened in अजरबैजान। ठीक है, 2019 में हुई थी 18वीं समिट। आप चेक करके बताइए क्या इसके बाद कोई समिट हुई है या नहीं हुई है 2019 के बाद। 2019 में जो समिट हुई थी उसमें 120 मेंबर्स थे और 17 ऑब्जर्वर कंट्रीज थे। मेंबर स्टेट्स 120 इतने सारे। ऑब्जर्वर मतलब वो मेंबर नहीं है, लेकिन धीरे धीरे पार्ट बन रहे हैं, इंक्लूड हो रहे हैं, अपना इंटरेस्ट शो कर रहे हैं। तो देखिए कितनी बड़ी मेंबरशिप है नॉन अलाइन मूवमेंट की, कोई छोटी मोटी बात नहीं है। As non-alignment grew into a popular international movement, countries of various different political systems and interests joined it. आप डिफरेंट डिफरेंट कॉन्टिनेंट्स की कंट्री ने ज्वाइन करा। ठीक है दोस्तों, साथ साथ में सबके प्रिंसिपल, सबकी पॉलिसीज अलग अलग है। कोई कम्युनिज्म, कोई कैपिटलिज्म, कोई सोशलिज्म, कोई मिक्स्ड इकोनॉमी, कोई हेल्थ पे फोकस, कोई एजुकेशन पे फोकस, कोई डेमोक्रेसी पे फोकस, कोई मोनार्की पे फोकस, कोई रिपब्लिक, कोई नॉन रिपब्लिक। तो वो सभी मिले हुए हैं यहाँ पे। दिस मेड द मूवमेंट लेस होमोजेनस। तो जब इतने सारे डाइवर्स ग्रुप आ गए तो होमोजेनस नहीं रहा। ऑल्सो मेड इट मोर डिफिकल्ट टू डिफाइन इन वेरी नीट एंड प्रिसाइज टर्म्स व्हाट डिड इट रियली स्टैंड फॉर। अब ये बताना थोड़ा आसान नहीं है कि व्हाट इट रियली स्टैंड फॉर। हाँ, ये ये बताना आसान है कि क्या ये नहीं करता, लेकिन ये बताना थोड़ा सा डिफिकल्ट है कि एग्जैक्टली नॉन अलाइन मूवमेंट का मतलब क्या है। ठीक है, समझाना मुश्किल हो जाता है ये। इसलिए आपने देखा होगा कि टीचर्स भी अच्छे से नहीं समझा पाते। इवन आपको लग रहा होगा मैं भी अच्छे से नहीं समझा रहा, है ना।
थोड़ा सा ये जो नेक्स्ट पॉइंट्स है इसके बाद आपको क्लियर और हो जाएगा। इंक्रीजिंगली नाम वाज इजियर टू डिफाइन इन टर्म्स ऑफ व्हाट इट वाज नॉट। क्या ये नहीं था नाम, ये चीज बिल्कुल क्लियर है। इसका मतलब है इट वाज नॉट अबाउट बीइंग अ मेंबर ऑफ एन अलायंस। इसका मतलब है कि आप किसी भी अलायंस के मेंबर नहीं हो, ठीक है। इसका मतलब है आप किसी भी अलायंस के मेंबर नहीं हो, आप अपने इंडिपेंडेंट डिसीजन ले सकते हो। एक एग्जांपल लेता हूँ, इंडिया फॉर एग्जांपल अगर यूएसएसआर कैंप का मेंबर होता, तो जो यूएसएसआर का कैंप का डिसीजन लेता जिसमें यूएसएसआर ही मेन डिसीजन मेकर था, तो इंडिया को भी वो डिसीजन मानना पड़ता, ठीक है। अगर यूएसए कोई डिसीजन लेता कि हाँ मैं इन कंट्रीज पे ये सैंक्शंस लगाता, तो इंडिया पे भी लग जाते। तो एक कैंप में होने के नुकसान है, ये अलायंस में होने के नुकसान है। नॉन अलाइन मूवमेंट कोई अलायंस नहीं, ठीक है। नॉन अलाइन, मैं किसी से अलाइन नहीं हूँ, मेरी अपनी इंडिपेंडेंट पॉलिसी है, मैं एक सॉवरेन कंट्री हूँ। द पॉलिसी ऑफ स्टेइंग अवे फ्रॉम अलायंसेस शुड नॉट बी कंसिडर्ड एज आइसोलेशनिज्म और न्यूट्रलिटी। इस वर्ड को आप ध्यान देंगे बिल्कुल। इसका मतलब ये नहीं है कि आइसोलेट हूँ, कि हाँ दो देश लड़ रहे हैं मुझे कुछ लेना देना ही नहीं है ना, ऐसा नहीं है। नॉन अलाइनमेंट इज नॉट आइसोलेशनिज्म, since isolationism means remaining aloof from world affairs। तो आइसोलेशन का मतलब होता है कि मेरे को कुछ नहीं लेने देना, जो हो रहा है हो, भाड़ में जाओ आप, है ना। मैं आइसोलेशन की पॉलिसी फॉलो करता हूँ, ठीक है। आइसोलेशन की पॉलिसी दोस्तों यूएसए ने फॉलो करी थी। आइसोलेशनिज्म सम्स अप द फॉरेन पॉलिसी ऑफ द यूएस फ्रॉम द अमेरिकन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस। ये दोस्तों 18वीं शताब्दी में हुई थी। और इन इन 1787, तो 18वीं सदी में, एग्जैक्ट डेट 1787, अप टू द बिगिनिंग ऑफ द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर। तो यूएस कहता था मुझे कुछ नहीं लेना देना, मुझे अपने डेवलपमेंट अपना सुधार करना है। जैसे यूपीएससी के लिए प्रिपेयर कर देना, मुझे किसी से कुछ नहीं लेना देना, मेरा आइसोलेशनिज्म फॉलो कर रहा हूँ। ये आइसोलेशनिज्म की फॉलो होती है। तो यूएसए का एक बड़ा डेवलपमेंट होने का रीजन ये आइसोलेशनिज्म की पॉलिसी है। उसने खुद को बहुत अच्छे से डेवलप करा। वो यूरोप के इंटरफेयर्स में कभी घुसा ही नहीं। हाँ, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में पहले घुसा, फिर सेकंड वर्ल्ड वॉर में, अब तो ज्यादातर घुसा ही रहता है, हर मामले में यूएसए घुसा रहता है, ठीक है। तो ये आप अपने करियर में या इंडिया को भी ये फॉलो करना चाहिए कि पहले अपने आप को डेवलप करो, आइसोलेशन में रहो, आप भी आइसोलेशन में रहिए, फिर इंटरफेयर आप अच्छे से कर सकते हो। तो ये आइसोलेशनिज्म है। इन कंपैरिजन, नॉन अलाइन कंट्रीज इंक्लूडिंग इंडिया प्लेड अ रोल इन मेडिटेटिंग बिटवीन द टू राइवल्स इन द कॉज ऑफ पीस एंड स्टेबिलिटी। तो देखिए इंडिया ने तो बहुत बड़ा रोल प्ले करा है कि हाँ पीस हो जाए, लड़ाई ना करो। आपको कोरिया का इंसिडेंट याद होगा, 1950 से लेकर 53 में जो वॉर हुई थी, नॉन नेहरू ने काफी मेन रोल प्ले करा था। Their strength was based on their unity and their resolve to remain non-aligned despite the attempt by the two superpowers to bring them into their alliances। सब सुपर पावर्स चाहती थी इंडिया इनको ज्वाइन कर ले, सब सुपर पावर्स चाहती थी पाकिस्तान इसे ज्वाइन करे। डिफरेंट डिफरेंट का पाकिस्तान ने तो ज्वाइन करा भी उनका गेम, है ना। सुपर पावर्स को नंबर चाहिए थे। हम ये ऑलरेडी देख चुके हैं कि उनको क्यों इंपॉर्टेंस थी बड़ी कंट्रीज को, कि उनका अलायंस बढ़े, क्यों इंपॉर्टेंस थी, है ना। हम ऑलरेडी लेक्चर्स में देख चुके हैं। ये प्रेशर के बावजूद भी इंडिया को बोला गया पैसा मिलेगा भाई आपको यूएसए का। ये और या समझिए आप पॉइंट कि इंडिया के पास पैसे की बहुत कमी थी, गरीब कंट्री था जब आजाद हुआ था, बहुत प्रॉब्लम्स थी नेहरू के पास। इसके बावजूद भी अपने प्रिंसिपल पे स्टैंड होना, ये नेहरू को एक सेपरेट बनाता है, ये नॉन अलाइन कंट्रीज को एक सेपरेट बनाता है, ठीक है। नॉन अलाइनमेंट अब समझ लेते हैं। तो नॉन अलाइनमेंट मतलब ये नहीं है कि आइसोलेशनिज्म की पॉलिसी है। सिमिलरली नॉन अलाइनमेंट का मतलब ये नहीं है कि आप न्यूट्रल हो। न्यूट्रलिटी होती क्या है, सबसे पहले ये देख लेते हैं। न्यूट्रलिटी refers principally to policy of staying out of war। न्यूट्रलिटी का मतलब होता है कि वॉर से मेरे को लड़ना ही नहीं है। जैसे स्विट्जरलैंड ने पॉलिसी फॉलो करी थी वर्ल्ड वॉर 1 वर्ल्ड वॉर 2 में, कोई पार्ट नहीं लिया स्विट्जरलैंड ने, उसके आगे पीछे लोग लड़ते मरते रहे। स्टेट प्रैक्टिसिंग न्यूट्रलिटी आर नॉट रिक्वायर्ड टू हेल्प एंड अ वॉर। तो स्टेट्स प्रैक्टिसिंग न्यूट्रलिटी आर नॉट रिक्वायर्ड टू हेल्प एंड अ वॉर। तो ये जो न्यूट्रलिटी फॉलो करती हैं, तो स्विट्जरलैंड का कोई रोल भी नहीं था, ठीक है, वर्ल्ड वॉर 1 वर्ल्ड वॉर 2 को खत्म करने में। They do not get involved in wars and do not take any position on the appropriateness or morality of a war। कोई मतलब उनका वो नहीं होता रोल वॉर में, क्या होना चाहिए क्या नहीं होना चाहिए, न्यूट्रल स्टेट्स का। लेकिन नॉन अलाइंग स्टेट्स ने तो खुद ही वॉर लड़ ली। नॉन अलाइंग स्टेट्स इंक्लूडिंग इंडिया वर एक्चुअली इन्वॉल्व इन वॉर्स फॉर वेरियस रीजंस। तो वॉर को स्टॉप ही नहीं करवाया और देशों के साथ, बल्कि खुद भी लड़ पड़े। इंडिया पाकिस्तान की 2 बार वॉर हो गई, इंडिया चाइना की 2 बार या 3 बार। मैं अगर 47 48 की एक वॉर कह दूं, 65 71, तो 3 वॉर तो यही हो गई, है ना। कारगिल भी एक वॉर हो गया। तो ड्यू टू मैनी रीजंस इंडिया वॉर में गया है और चाइना के साथ भी वॉर में चला गया। दे ऑल्सो वर्क टू प्रिवेंट वॉर बिटवीन अदर्स एंड ट्राई टू एंड वॉर्स दैट हैड ब्रोकन आउट। तो ऐसा नहीं कि इंडिया ने पूरा न्यूट्रल पॉलिसी फॉलो करा, ठीक है। तो वॉर अगर कभी हुई तो इंडिया ने स्टॉप करने की भी कोशिश करी। तो दो पॉलिसी दोस्तों,
पॉलिसी ऑफ आइसोलेशनिज्म, और आइसोलेशनिज्म का मतलब है कि अलूफ फ्रॉम वर्ल्ड अफेयर्स, कुछ भी हो रहा है मुझे कुछ नहीं लेना, आप रखो, मैं ना यूएन का हिस्सा ना मैं किसी का हिस्सा, मेरे को कुछ नहीं लेना देना। आइसोलेशनिज्म ये हो गया। न्यूट्रलिटी मतलब कोई वॉर वगैरह कुछ नहीं, ना मुझे कोई देखना ना मुझे कुछ लेना देना वॉर वगैरह से, तो ये हो गया न्यूट्रलिटी। तो नॉन अलाइंग मूवमेंट का मतलब ये है कि न- न- कि मेरे किसी भी अलायंस का पार्ट नहीं होगा, मेरी पॉलिसी अपने कुछ खुद डिसीजन होंगे, अपने दिमाग से डिसीजन लूंगा, अपने लोगों के लिए डिसीजन लूंगा। और इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि आइसोलेशनिज्म और न्यूट्रलिटी फॉलो करूंगा, ठीक है, राइट। इंडिया ने स्टैंड लिया कि हाँ वियतनाम वॉर में वियतनाम के साथ सही नहीं हो रहा, इंडिया ने स्टैंड लिया था ये, ठीक है। तो इंडिया ने भी स्टैंड लिए हैं अपने, ऐसे ही बाकी नॉन अलाइंग कंट्रीज ने भी अपने स्टैंड लिए हैं। तो ये हुआ नॉन अलाइंग मूवमेंट के बारे में। आई होप आपको क्लैरिटी मिली होगी, कोई डाउट है तो कमेंट सेक्शन में लिख सकते हो।